So the paper is November 17, paper 3, variant 2. सही है. Question number 1. In an economy, no one can be made better off without making someone else worse off. इस statement का मतलब ये है कि मेरी economy जो है वो on the PPC ऑपरेट कर रही है. किधर ऑपरेट कर रही है? On the PPC. क्योंकि on the PPC जब आप ऑपरेट करते हो ना तो आप किसी को better off नहीं कर सकते without making the other worse off. Let's say मैं कहता हूँ मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ. अब अगर मुझे कॉम्बिनेशन चेंज करना है तो मुझे y को वर्स ऑफ करना पड़ेगा अगर मुझे x को बेटर ऑफ करना है. सही है. तो इस लाइन का मतलब होता है कि हम ऑन द पीपीसी ऑपरेट कर रहे हैं. फिर व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस? इंडिविजुअल्स आर द बेस्ट जजेस ऑफ देयर ओन वेल बीइंग. इसका कोई लेना देना नहीं है स्टेटमेंट से. इंडिविजुअल्स कैन बी रिलाइड अपॉन टू बिहेव रैशनली. नहीं, रैशनली बिहेव करने की वजह से कभी कभार ओवर अंडर कंजम्पशन हो जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कोई लेना देना नहीं है यहाँ से. द इकोनॉमी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एफिशिएंटली. यस, ऑन द पीपीसी ऑपरेट कर रहे हैं तो भाई पॉसिबल चांसेस है कि हम कोई ऐसे पॉइंट पे जो मेरा एलोकेटेड है. सही है, क्योंकि वो पॉइंट ऑन द पीपीसी पे ही होता है. सही है. तो पीपीसी का जब भी जिक्र है तो वो एफिशिएंसी से लिंक होता है. क्लियर? तो इसका मतलब है आप ऑन द पीपीसी ऑपरेट कर रहे हो. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2. In 2015, a large mining company said it would reduce the number of staff by 6,000. अगर मैं staff को कम करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी. And sell its less profitable mines. अगर मैं अपने less profitable mines बेच दूंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट वगैरह अब नहीं देनी पड़ेगी ना. ज़ाहिर सी बात है, मैंने माइन ही बंद कर दिया. In an attempt to become more efficient. अगर more efficient बनूंगा तो एवरेज कॉस्ट गिरेगी. सही है. तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो फॉल हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी फॉल हो रही है, और एवरेज कॉस्ट भी फॉल हो रही है. तो मेरा आंसर होगा ए. क्लियर? आंसर होगा ए. क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2. एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसे फॉल कर रही है कि जब आप अपने लेस प्रॉफिटेबल माइंस बेच दोगे ना तो उससे रिलेटेड जितनी भी फिक्स कॉस्ट होगी वो फिक्स कॉस्ट आपको अब देने की जरूरत ही नहीं है, कि आपने बंद ही कर दिया ना, तो फिक्स कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी. सही है. क्वेश्चन नंबर 3. The production of a firm which operates in an imperfectly competitive market gives rise to external production cost. ना तो external cost हो गई, तो इसका मतलब है social cost exceed कर रहा है private cost को, और जिस amount से वो exceed कर रहा है वो मेरी external cost है. सही है. Which statement of the firm must be correct? External cost exceeded external benefit नहीं, private cost exceed social cost गलत, social cost exceed private cost. yes, social cost exceed private cost, तो ये सही है. सोशल कॉस्ट एक्सीड सोशल बेनिफिट जरूरी नहीं है कि इसमें एक्सटर्नल कॉस्ट हो. पॉसिबल चांसेस है भाई मेरा प्राइवेट कॉस्ट ही इतना ज़्यादा हो. सही है. तो इसमें जरूरी नहीं है मेरी एक्सटर्नल कॉस्ट हो. क्लियर? कोई मसला? आया नो बता दिया बेटा, पहले बोलना चाहिए था. बाकी क्लियर है? एंड में बताऊंगा आपको. Question number 4. In the UK in 2015, there were two methods of charging for water supply. पहला मेथड क्या था? A fixed charge giving the consumer the right to consume water at zero price per liter. सही है. एक फिक्स चार्ज है भाई, आप कितने पैसे देने, फिर आपको जितना पानी इस्तेमाल करना है कर लेना. फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? अ प्राइस पर लीटर ऑफ वाटर यूज्ड. जितना आप पानी यूज करते जा रहे हो ना उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी. सही है. ऐसा सीन है. तो दो तरीके हैं. एक क्या है? फिक्स चार्ज है, जितना पानी यूज करना है करो. और दूसरा क्या है कि भाई हर लीटर पे आपको वो देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा. It has been observed that the amount of water consumed is markedly lower when method 2 is used. ये कह रहा है कि जब हमने मेथड 2 यूज किया ना तो वाटर की जो कंजम्पशन है ना वो कम हो गई है. अगर जब मैंने मेथड 2 यूज किया तो वाटर की कंजम्पशन जो है ना वो कम हो गई है. सही है. तो ऐसा क्या हुआ होगा? What is implied by this observation? Water in the UK is not a scarce good. बिल्कुल गलत. Water is always a scarce good. Water is a free good. Water free good नहीं होता. Water is a necessity, but the use should not be restricted by unit prices. भाई यूनिट प्राइजेस से रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए. हर कंट्री में यही होता है. सही है. आपके घरों में भी पानी के बिल आते हैं, वो इसी तरह ही आते हैं. वाटर इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यस. जब आपने लोगों को बोला कि आपको हर लीटर की प्राइस पे करनी पड़ेगी तो उन लोगों ने वाटर की कंजम्पशन कम कर दी. इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे जैसे वो अपनी कंजम्पशन बढ़ा रहे थे उनकी विलिंगनेस टू पे जो है वो गिरते गई, तो उन लोगों ने पैसा देना ही छोड़ दिया और कंजम्पशन भी कम हो गई. सही है.
तो ये सिंपल यही कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरना शुरू हो गई थी, तभी लोग जो है वो कम पैसे दे रहे हैं और लोग कंज्यूम नहीं कर रहे पानी को। सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शोज द कॉस्ट कर्व्स फॉर अ फर्म। फिक्स नहीं होती है, मुनाफे फिक्स का होती है। तो पानी पीता है या फिक्स अमाउंट पीता है दिन में? सही है। द डायग्राम शोज द कॉस्ट कर्व्स फॉर अ फर्म। What does the firm experience as it increases output from Q1 to Q2? अच्छा, जब मैं Q1 से Q2 जा रहा हूँ तो क्या क्या हो रहा है? एक तो मेरी ये एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो रही है। सही है। मेरी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है और एवरेज, सही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी मेरी गिर रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस डायग्राम में मुझे दिखाया हुआ नहीं है इसने। डिमिनिशिंग रिटर्न्स आप कह सकते हो क्योंकि आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो सकता क्योंकि इसने लॉन्ग रन का कोई जिक्र नहीं करा हुआ। अगर ये लॉन्ग रन का जिक्र करता तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला आंसर चूज करते हैं। इंक्रीज प्रॉफिट, हमें नहीं पता भाई इसकी कॉस्ट वगैरह क्या है, इसका रेवेन्यू क्या है, हमें नहीं पता। सही है, फिगर्स नहीं दिए हुए मुझे इसमें, तो मेरा आंसर सिंपल यहाँ पर होगा बी। सी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसने लॉन्ग रन का जिक्र नहीं करा हुआ है कुछ। हमें नहीं पता ना कि भाई शॉर्ट रन है लॉन्ग रन है, तो सबसे मोस्ट सेफ ऑप्शन डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। जरूरी नहीं है, शॉर्ट रन में जो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट बनता है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स की लॉजिक से बनता है, तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होता। सही है। सारे वो मैं दूसरी जगह करा रहा हूँ शाम के बच्चों को। मूविंग अलोंग द एटीसी EOS। सही है, क्लियर है ये चीज़। अब एटीसी शॉर्ट रन में भी ऐसा ही बनता है भाई, शॉर्ट रन का एटीसी भी ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता। शेप शेप बिल्कुल सेम है, लॉजिक अलग होती है। लॉजिक अलग होती है। जब आप अपना LRAC बनाते हो, आप इसके ऊपर एक छोटा सा प्याला बना देते हो SRAC का, ऐसा ही करते हो। अब ये जो SRAC है, इन दोनों का शेप सेम है, दोनों यू शेप है, पर ये वाला कर्व जो लॉजिक से बनता है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स की लॉजिक है, और ये वाला जो कर्व बनता है वो EOS और DOS की लॉजिक से बनता है। फर्क है ना दोनों में। सही है। क्वेश्चन 6, फर्म X and Y merge in a horizontal integration। सही है, horizontal integration तो बहुत सिंपल होता है। What must be true about the industry and the stage of production in which X and Y operate? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की कंडीशन क्या है? इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी सेम होना चाहिए। मेरा आंसर क्या होगा? डी। ये बिजनेस स्टडीज का सवाल है ये। क्वेश्चन 7, in the diagram the curve total cost shows the relationship between a firm's total cost and its level of output. At output OQ average fixed cost are, तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है। सही है, ये मुझसे एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो O से लेके P का गैप क्या है? फिक्स कॉस्ट। और O से लेके Q क्या है? आउटपुट है मेरा। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज फिक्स कॉस्ट का। तो क्या हो जाएगा? ये मेरा OP हो गया, तो OP डिवाइडेड बाय ये मेरा क्वांटिटी हो गया, तो OQ। तो ये मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया। तो ये मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला आ गया। सही है, तो मेरा आंसर तो सिंपल यही होगा। तो ये दोनों को तो हटा ही दो। सही है। अच्छा, ऑप्शन डी इसलिए नहीं है, मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ द लाइन OR। ये तो मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम होता है भाई, ये नहीं होगा। ये तो मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम होता है। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। O से लेके P जो है वो मेरा फिक्स कॉस्ट होता है ना। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आप एक कॉस्ट पे कर रहे हो, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आप एक कॉस्ट पे कर रहे हो, तो इसका मतलब है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो ऊपर से क्यों शुरू होती है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट होती है ना। तो O से लेके P का वर्टिकल डिस्टेंस फिक्स कॉस्ट है, ये आपकी पूरी क्वांटिटी है, तो उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच डायग्राम शोज द टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का टोटल रेवेन्यू कैसा बनता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता क्या है? जब हमें रेवेन्यू कमाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम क्वांटिटी ज़्यादा बेचते हैं ना। सही है, तो हम लेट से क्वांटिटी ज़्यादा बेचने, लेट से मैंने 10% से क्वांटिटी बढ़ा दी तो मेरा रेवेन्यू भी 10% से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है क्वांटिटी और रेवेन्यू का प्रोपोर्शनेट चेंज आता है। सही है।
तो मेरा लाइन इस तरह का बनेगा, ओरिजिन से बनेगा लाजमी, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज आता है क्वांटिटी और रेवेन्यू में, सही है। ये आपकी इम्परफेक्ट कंपटीशन का आ गया, ये आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है मेरे ख्याल में, क्योंकि आउटपुट आपका अनचेंज्ड है, और ये आपका है यूनिटरी, सही है। तो सी आंसर है इसका। सही। क्वेश्चन नंबर 9, मैनी पब्लिक यूटिलिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नेचुरल मोनोपोलीज। नेचुरल मोनोपोलीज आई होप आपको याद है, जिनकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उनकी एवरेज कॉस्ट हमेशा गिरी रही होती है, उनकी एवरेज कॉस्ट बढ़ती नहीं है, सही है। बहुत हाई लेवल पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं इनको। Which statement best describes the situation leading to a natural monopoly? There are high fixed costs and a falling average cost over all outputs demanded. A, तो ये simple definition है natural monopoly की, सही है, clear। इनका जो LRAC होता है ना, इनका LRAC ऐसा होता है, ये इनका LRAC होता है, थ्रू आउट द टाइम इकोनॉमी ऑफ स्केल ही हो रहे होते हैं इनको, सही है। थ्रू आउट द टाइम इनको इकोनॉमी ऑफ स्केल ही हो रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, गैस हो गया, सारे नेचुरल मोनोपोलीज हैं ये। तो ये सारे जो ऑप्शन है हमारे सारे फालतू हो गए, ठीक है। तो नॉलेज आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, increased advertising by a firm in an imperfectly competitive industry leads to an increase in the demand for the industry's product but a fall in the firm's profit। ये कह रहा है एडवर्टाइजिंग करी एक फर्म ने इम्परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री में, सही है, जिसकी वजह से हुआ क्या, डिमांड फॉर द इंडस्ट्री प्रोडक्ट तो बढ़ गई, पर जो फर्म का इंडिविजुअल प्रॉफिट है ना वो कम हो गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा, प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। यहाँ पर ये एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा है, डिमांड इंडस्ट्री की बढ़ रही है, तो हमें जनरली पता नहीं है, मैं इस पे आता हूँ। राइवल फर्म्स रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग देयर एडवर्टाइजिंग आउटलेट्स, ये पॉसिबल है क्योंकि इसने बोला है कि इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई ना, इसका मतलब है सिर्फ एक फर्म ने एडवर्टाइजिंग नहीं करी है, काफी फर्म ने एडवर्टाइजिंग करी है, सही है। एक फर्म की एडवर्टाइजिंग से एकदम से इंडस्ट्री की डिमांड नहीं बढ़ जाती, तो पॉसिबल चांसेस है कोई पैरेलल एडवर्टाइजिंग हुई होगी, रिटेलिएशन हुई होगी सामने से। अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आपका राइवल भी करेगा, सही है। तो ये पॉसिबल ऑप्शन है। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स इज प्राइस इनइलास्टिक। अगर प्राइस इनइलास्टिक होता ना तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, पर फर्म का प्रॉफिट गिरा है, यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट गिरा है, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। द इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फर्म्स आउटपुट इज इंटायरली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर फर्म्स, ये तो इररिलेवेंट है बिल्कुल, सही है। ये वाला ऑप्शन हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि बी इज द बेटर ऑप्शन, इसने ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है कि भाई क्या चल रहा है इसका, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं हम, यस क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा, an industry consists of a dominant firm which acts as a price leader। तो एक डोमिनेंट फर्म है जो कि प्राइस लीडर है, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल, अगर एक फर्म प्राइस लीडर है तो ये स्मॉल फर्म्स क्या होंगी फिर? अगर एक डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडर है तो स्मॉल फर्म्स क्या होंगी? प्राइस टेकर होंगी। ये चीज समझ आई। अगर एक बड़ी फर्म प्राइस लीडर है तो बाकी फर्म्स क्या होंगी? प्राइस टेकर। अच्छा, प्राइस टेकर में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर में क्या होता है? सारी स्मॉल फर्म्स की प्राइस सेम होती है, सारी फर्म्स की प्राइस सेम होती है। देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स हैं और अगर वो एक ही बंदे को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है ये सारे स्मॉल फर्म एक ही प्राइस चार्ज करेंगे, तो इनका जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना वो कांस्टेंट होगा। ये चीज समझ आई? इनका मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट का मतलब है ये सारी फर्म्स जो हैं वो सेम प्राइसेस चार्ज करेंगी। इसका मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन वाली सिचुएशन हो गई, परफेक्ट कंपटीशन वाली सिचुएशन हो गई मिस्टर डार्क वाली। प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। ये समझ आया ये क्या करा है हमने? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक जो मैंने बोला है क्लियर है कि प्राइस टेकर है, MR कांस्टेंट है, प्राइसेस सेम है और मिस्टर डार्क जैसी सिचुएशन बन गई है परफेक्ट कंपटीशन की, सही है। आगे इसने बोला विद स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। प्रॉफिट मैक्सिमाइज किधर होता है? MC इक्वल्स टू MR और स्मॉल फर्म्स इज करेक्ट।
तो स्मॉल फर्म का प्रॉफिट किधर मैक्सिमाइज हो रहा है? अगर मैं यहाँ पर अपनी मार्जिनल कॉस्ट बना देता हूँ तो इस पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, सही है, इस पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के इक्वल है मिस्टर डार्ट। तो आप भले एम सी इक्वल्स टू प्राइस बोल दो, आप एम सी इक्वल्स टू एम आर बोल दो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, सही है, क्योंकि प्राइस और एम आर तो इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपका आंसर होगा सी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। इसका मतलब कि एम सी इक्वल्स टू एम आर। क्यों एम सी इक्वल्स टू एम आर? क्योंकि इसका एम आर जो है वो प्राइस के इक्वल है। क्लियर? ये हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये मेरा प्रोडक्टिव एफिशिएंट है, ये मेरा रेवेन्यू मैक्सिमाइज है। समझ आया? समझ आया ये एमसीक्यू? क्लियर? रुकना नहीं फिर बीच में, सही है। There are two firms in an industry. Firm X faces a choice. It can either act independently or work with its rival. It acts independently. Its profit could be 900, but it could only be 400 a week, depending on what its rival does. If it works with its rival, the joint profit would be two firms together would be 1400 and 700 each. It has no knowledge about whatever. सर दुखिया है ये जो है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, दो फर्म्स हैं और दो फर्म्स आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे, दो फर्म्स आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे। तो ये क्या होता था, गेम थ्योरी होती थी हमारी, तो इसको प्रिजनर्स डिलेमा से लिंक करोगे। यस, ये आंसर है मेरा। ये दिमाग घुमा दिया इसने, पता नहीं क्या लिखा हुआ है भैया। फिर डुओपली कह सकते हो, सही। बेसिकली इन्फॉर्मेशन में यही बोला गया कि अगर उस पर भरोसा करेगा तो ये होगा, भरोसा नहीं करेगा तो ये होगा। जॉइंट प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, जॉइंट प्रॉफिट, तो ये गेम थ्योरी की हिंट दे रहा है। ये कल्यूसिव गेम थ्योरी नॉन कल्यूसिव का ही पार्ट है, यस, पर किंग डिमांड का थ्योरी में तो प्राइस फिक्स रहती है ना, यहाँ तो प्रॉफिट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, सही है। तो ये एडवर्टाइजिंग वाला सीन है ना, गेम थ्योरी में नहीं बनाते थे यार हम SF कॉफी और स्टारबक्स। नहीं, नॉन कल्यूसिव है, ये नॉन कल्यूसिव है, ये नॉन कल्यूसिव है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट थोड़ी कर रहे हैं ये लोग। नॉन कल्यूसिव में ये याद कर लो हमेशा के लिए, नॉन कल्यूसिव में जो है ना आपका किंग आता है और गेम थ्योरी आता है, और कल्यूसिव में क्या क्या आता है, कल्यूसिव में आपका आता है कार्टेल और प्राइस लीडरशिप, सही है। तो ये फर्क होता है, तो ये याद रखना हमेशा। वही ना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते तभी तो गेम थ्योरी आती है, सही है। 13 What explains the king demand curve model of price rigidity in an oligopoly? सही है। collusion तो हो ही नहीं सकता, नॉन कल्यूसिव है। प्राइस लीडर भी नहीं हो सकता, नॉन कल्यूसिव है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो। The individual firm's expectation about other firms' responses to its price changes. Yes, क्योंकि वो बताता है कि अगर मैं प्राइस चेंज करूंगा तो वो क्या करेगा, मैं गिराऊंगा तो वो क्या करेगा, मैं बढ़ाऊंगा तो वो क्या करेगा। तो एक दूसरे का सोच रहे होते हैं ये लोग, ऐसा करते नहीं है ये लोग, प्राइस चेंज करते नहीं है, खाली सोच रहे होते हैं अगर मैं कर दूं तो क्या होगा। द प्रेजेंस ऑफ बैरियर्स ऑफ द एंट्री टू एंट्री, नहीं इसका भी लेना देना नहीं है, ये तो आंसर मेरा सी होगा। क्लियर? which policy is not designed to correct a market failure? भाई कौन सी पॉलिसी मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए नहीं बनी है? तो कौन सी पॉलिसी नहीं बनी है? गवर्नमेंट प्रोविजन बनी है, इंपोर्ट कोटा इज नॉट फॉर मार्केट फेलियर, प्राइस कंट्रोल यस, रेगुलेशन यस, तो बी आंसर होगा, सिंपल, सही है। अच्छा 15 A tax system allows people to earn a certain sum of income free of income tax. तो ये tax free allowance दिया हुआ है। On income above this level, a tax is levied at a constant rate. Constant rate का मतलब है मेरा MPT constant है। Which diagram correctly shows how marginal and average rates of tax vary with income? अच्छा, इसने बोला हुआ है कि tax free allowance दिया हुआ है, तो हमें
कोई ऐसा डायग्राम ढूंढना है जिसमें मेरी जो है इनकम जो है ना वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, सही है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो इस वाले ऑप्शन में ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई टैक्स मैं शुरू से पे कर रहा हूँ, मुझे कोई टैक्स फ्री अलाउंस नहीं मिला है। इस वाले ग्राफ में भी आप नोटिस कर लो कि टैक्स मैं शुरू से पे कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जीरो से शुरू हो रहा है। यहाँ पर भी देखो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है मैं टैक्स शुरू से पे कर रहा हूँ, सही है। अगर मेरा इनकम जीरो है और मेरा टैक्स वहीं से शुरू हो गया ना, इसका मतलब है कि मुझे कोई टैक्स फ्री अलाउंस नहीं मिला है। इस ग्राफ में आप देखो मेरा टैक्स शुरू हुआ है यहाँ से, इसका मतलब है कि यहाँ तक जो है ये मेरा टैक्स फ्री अलाउंस है, सही है। तो यहाँ पर मैंने टैक्स नहीं पे किया, सही है, नो टैक्स पेड। इस वाली रेंज में मैंने कोई टैक्स पे नहीं करा, क्लियर। तो तभी मेरा आंसर जो है यहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा, सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, यस। व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नच थ्योरी? नच थ्योरी का मतलब वही पोक करना, सेंस ऑफ डायरेक्शन वगैरह वगैरह। थ्योरी इज अप्लाइड टू द प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन के लिए नच थ्योरी की क्या अच्छी एग्जांपल है? एम्प्लॉइंग एन एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, आप लोगों को फोर्स कर रहे हो। इम्पोजिंग हैवी पेनल्टीज, नहीं, आप लोगों को फोर्स कर रहे हो। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन टैक्स पेयर्स अबाउट द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ टैक्स इवेजन, यस, आप उनको सेंस ऑफ डायरेक्शन दिखा रहे हो। रिक्वायरिंग एम्प्लॉयर्स टू इन्फॉर्म द टैक्स अथॉरिटी ऑफ वर्कर्स पे, आप वापस उनको फोर्स कर रहे हो, सही है। तो डोंट फोर्स कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, उनको एक सही राह दिखाओ बस, सही है। तो आंसर मेरा होगा सी, क्लियर। कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, ये इसका मतलब ये होता है एमपीटी सेम है थ्रू आउट द टाइम। ये 16C 17। In many countries, it has been observed that when high marginal rates of income tax imposed on richer groups are reduced, तो मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि जब बेसिकली ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को कम कर रहा है, सही है। जब ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को कम कर रहा है तो ये कह रहा है कि टैक्स रेवेन्यू जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, सही है। तो ये कह रहा है कि टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि भाई व्हाट इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, कह रहा है कि इससे क्या मतलब हमें कंक्लूजन मिलता है, सही है। द गवर्नमेंट पॉलिसी शुड एम टू मिनिमाइज द इनकम टैक्स, बिल्कुल गलत, आप बिल्कुल इनकम टैक्स को कम नहीं कर सकते। सेल्स टैक्सेस आर ऑलवेज सुपीरियर टू इनकम टैक्सेस एज अ मीन ऑफ रेजिंग रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ऑलवेज नहीं होता, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, सही है। टैक्स पॉलिसी इंटेंडेड टू रिड्यूस इनकम टैक्स ऑन द रिच मे मेक द पुअर बेटर ऑफ, यस। अगर आप अमीर का टैक्स कम कर दोगे और उससे अगर आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप पुअर को बेटर ऑफ कर सकते हो ना, क्योंकि अगर आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा आप यही पैसा गरीब पे ट्रांसफर कर दोगे, जिसकी वजह से उसका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। द गवर्नमेंट शुड ऑलवेज लिवाई प्रोपोर्शनल रादर देन प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, ये भी मेरी सब्जेक्टिव बात है, सही है। जरूरी नहीं है कि भाई हम एक ही चीज करें, लेफर कर्व से लिंक कर सकते हो, यस, सही है। तो 17 का सी है। इस डेटा से खाली देखना है, अपनी जनरल नॉलेज यूज नहीं करनी है यहाँ पे, सिर्फ जो इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उससे बताना है मुझे खाली, ठीक है। 18, ये तो मेरे ख्याल में बहुत आसान एमसीक्यू है भाई, बता दो जल्दी। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मार्केट फॉर लेबर, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ट्रांसफर अर्निंग? एरिया बिलो द सप्लाई कर्व, और ये इकोनॉमिक रेंट क्या था? एरिया अबव द सप्लाई ऑफ लेबर बिलो द मार्केट वेज, सही है। तो क्या हो रहा है, पहले मेरा सप्लाई ये था, पहले सप्लाई ये था तो मेरा जो है वो इकोनॉमिक रेंट पूरा ये होता, ये मेरा पूरा इकोनॉमिक रेंट था और ये मेरा ट्रांसफर अर्निंग था, ये तो दिस इज वाज माय इकोनॉमिक रेंट, दिस वाज माय ट्रांसफर अर्निंग। अब जब मेरा सप्लाई कर्व चेंज हो गया, मेरा सप्लाई कर्व यूँ हो गया है, तो क्या कम हुआ होगा? जाहिर सी बात है, आप नोटिस कर लो इकोनॉमिक रेंट अब ये हो गया है और ट्रांसफर अर्निंग ये पूरा एरिया हो गया है, सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा ट्रांसफर अर्निंग राइज और इकोनॉमिक रेंट फॉल, तो डी आंसर होगा, सही है। बहुत आसान एमसीक्यू होगा। 19, how might real GNP per head be adjusted? Real GNP per head be adjusted to make it a more reliable indicator
व्हेन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज। ये कह रहे हैं रियल जीएनपी पर हेड को अपन इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन साइज, ये ऑलरेडी इसको काउंट कर रहा है, पॉपुलेशन ऑलरेडी काउंट हो रही है। एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ऑलरेडी काउंट कर रहा है। एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन द रिलेटिव साइज ऑफ द हिडन इकोनॉमी, यस, ये जीएनपी में काउंट नहीं होता। द यूज ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट रादर देन द परचेजिंग, इससे तो वर्ड्स ऑफ हो जाएगा भाई, इससे तो वर्ड्स ऑफ हो जाएगा। अगर आप मार्केट एक्सचेंज रेट को यूज करोगे रादर देन परचेजिंग पावर पैरिटी, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सही तरह कंपेयर नहीं कर पाओगे। यू शुड यूज परचेजिंग पावर पैरिटी, वरना थ्योरी ऑफ वन प्राइस कैसे लगाओगे, पता कैसे चलेगा, रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे पता चलेगा। अगर आप मार्केट एक्सचेंज रेट को यूज करोगे तो रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे पता चलेगा दो कंट्रीज का, सही है, तो सी आंसर होगा। ठीक, इससे सिचुएशन मेरी क्या हो जाएगी, इससे वर्सन हो जाएगी। Which combination of circumstances is most likely to lead to an increase in the country's budget deficit? बजट डेफिसिट का बढ़ने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ज्यादा है, टैक्सेस कम है, सही है, ये मतलब है ना इसका। जी एक्सीड्स टी, तो टोटल जीडीपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए अगर बजट डेफिसिट को बढ़ाना है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, डिस्क्रेशनरी मर्जी होती है, ये बढ़ जाए तो और अच्छी बात है, बढ़ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना भी बढ़े तो मसला नहीं है, ऐसा सीन है इसका। बढ़ जाए तो अच्छी बात है अगर बजट डेफिसिट करना है, वरना ना भी बढ़े तो खैर है, क्योंकि डिस्क्रेशनरी है, इसका मतलब है ये इतना जरूरी नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। क्या लिखा हुआ है, टोटल जीडीपी डिक्रीज होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होनी चाहिए, और इसका चलो नो चेंज आ रहा है तो फिर आंसर बी होगा, सही है। इंक्रीज भी हो सकता था पर क्योंकि यहाँ पर बी मैच कर रहा है तो बी आंसर है। डिस्क्रेशनरी का मतलब जो कि हम खुद से करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, इंटेंशनली करते हैं हम। जो फिस्कल पॉलिसी में जो आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाते हो ना, तो वो आप डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग की बढ़ा रहे होते हो। डिस्क्रेशनरी का मतलब खुद बढ़ा रहे हैं। ये बजट डेफिसिट से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, ये कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से बजट डेफिसिट। सवाल पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि विच इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू बजट डेफिसिट। तो इकोनॉमी में डाउनफॉल आएगा, टैक्स रेवेन्यू कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे, इससे मेरे जो है वो टैक्सेस कम होंगे, इससे मेरा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से मेरी स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो टैक्स कम हो रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रही है, बजट डेफिसिट ही तो हो रहा है। ये कह रहा है कि विच इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट ना, तो मैंने बोला जीडीपी गिरना चाहिए तभी तो बजट डेफिसिट होगा, तभी तो आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पे काम करोगे, सही है, क्लियर। हमने खुद डिक्रीज किया है क्योंकि हमें अब सिचुएशन क्रिएट करनी थी जिससे बजट डेफिसिट बढ़ जाए। 21 टू कॉम्बैट अ राइजिंग क्राइम रेट, राइजिंग क्राइम रेट है, चोरी चकारी बढ़ रही है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिक्रूट एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, हु आर पेड अ वेज इक्वल टू दैट व्हिच दे प्रीवियसली अर्नड इन द प्राइवेट सेक्टर, सही है, जो पैसे प्राइवेट सेक्टर में कमा रहे थे वही यहाँ पर कमा रहे हैं। As long as their previous jobs remain unfilled, what effect will the recruitment of additional police officers have on the national income? अच्छा, नेशनल इनकम जो है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, नेशनल इनकम विल बी अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि पहले भी उतने पैसे कमा रहे थे, अब भी उतने पैसे कमा रहे हो, तो कोई एडिशनल जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, कोई एडिशनल इनकम क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि पिछली जॉब्स अनफिल्ड हैं, पिछली जॉब्स अनफिल्ड, अगर पिछली जॉब फिल हो जाती तो फिर नेशनल इनकम बढ़ता, तो नेशनल इनकम आपका अनचेंज रहेगा, सही है। अच्छा, फिर बात हो रही है इकोनॉमिक वेलफेयर पे, अफेक्ट ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर। भाई ये जो है वो क्राइम रेट को कॉम्बैट कर रहा है, सही है, ये कॉम्बैट कर रहा है क्राइम रेट को। अगर ये क्राइम रेट को कॉम्बैट कर रहा है और कुछ लोग जो हैं वो अपनी जॉब छोड़ के पुलिस की नौकरी में जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता उनको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर बताना मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई क्या पुलिस वाले अपनी जॉब सही से कर रहे हैं, क्या जो प्राइवेट सेक्टर से उठ के पब्लिक सेक्टर में गया वहां पर क्या काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में उनके जाने से क्या फर्क पड़ा है, सही है। क्राइम रेट
वाकई कम हुआ है कि नहीं हुआ हमें कुछ नहीं पता, इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है मुझे इतनी। तो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो क्या होगा, अनसर्टेन होगा। तो डी इज द राइट आंसर। सही है, इकोनॉमिक वेलफेयर विल बी अनसर्टेन। क्लियर? अजीब तो है, पर अजीब एमसीक्यू आते हैं भाई। कोई नया बंदा हायर थोड़ी हो रहा है, जो ऑलरेडी जितने कमा रहे थे उतने ही कमा रहे हैं। लेट से मैं टीचिंग के जॉब में लेट से मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, मैं किसी और जॉब में जाके 50,000 रुपये कमा लूँ और मेरी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट ना है, तो इसका मतलब है 50,000 से ही कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था, नेशनल इनकम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं पहले भी 50 कमा रहा था, अब भी 50 कमा रहा हूँ और मेरी जॉब पे कोई आया भी नहीं है, तो 50 ही रहेगा ना मेरा। सही है। हाँ भाई, आगे बढ़ जाऊँ। सही है। 22, व्हाट कुड नॉट एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब नो फॉरेन सेक्टर, तो क्लोज का मतलब है एक्स माइनस एम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ए विल बी द राइट आंसर। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट नहीं आ सकता। बजट डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट, हाउस होल्ड डेट का मतलब है हाउस होल्ड, तो कंजम्पशन तो होती है। नेशनल डेट का मतलब है गवर्नमेंट। सही है, ठीक है। तो ये बहुत आसान था भाई। 23, व्हाट डज द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल स्टेट। भाई एक्सेलरेटर प्रिंसिपल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज अल्फा टाइम्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन नेशनल इनकम। सही है। तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ अ चेंज इन इनकम, ये मेरा एमपीसी है। इनकम इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम इज द फंक्शन ऑफ अ चेंज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मल्टीप्लायर है। सही है। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन इनकम, यस, ये मेरा एक्सेलरेटर है। क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला देखो, चेंज इन नेशनल इनकम भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, और ये परसेंटेज भी आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज एमएसी प्रिंसिपल, तो सी आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? इनकम इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लायर आता है ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लायर आता है, फिर इनकम पे चेंज आता है। सही है। और एक्सीलरेटर में अज्यूम होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंड्यूस्ड है। सही। 24, what would not be classified as a structural unemployment, a car worker who is replaced by a robot, structural है। coal miner whose mine closes, structural। a fruit picker who cannot find work in winter months, this is seasonal। a textile worker whose factory closes as production moves abroad, structural। तो सी आंसर होगा, नॉट बोला था इसने, नॉट। सही है। what represents a leakage from a circular flow of income of an economy, अबे लीकेज क्या होगी? बजट सरप्लस का मतलब है कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू इज मोर देन इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर। सही। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, सही है। तो ये मेरा इंजेक्शन है, तो ये तो नहीं होगा। सही है, ये तो नहीं होगा। गवर्नमेंट बजट सरप्लस, गवर्नमेंट बजट सरप्लस का मतलब क्या है कि टैक्स रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, यस, दिस इज अ लीकेज। रिडक्शन इन फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है मैंने अपने फंड्स को कहीं और डाइवर्ट करा हुआ है, मैंने अपने फंड्स को कहीं और डाइवर्ट करा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं और जाके पैसा लग रहा है। री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म्स प्रॉफिट, अगेन पैसा लग रहा है, इंजेक्शन। सही है, तो बी आंसर होगा। टैक्स रेवेन्यू एक्सीड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्लियर? बढ़ जाए आगे। ट्वेंटी सिक्स, what will cause a downward shift in the aggregate demand, an increase in firms stock of raw materials, इससे मेरी aggregate supply बढ़ेगी। a decrease in the export of good, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिरेगा,
तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, यस, बी आंसर होगा। अ डिक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, एमपीएम गिरेगा तो मेरे एमपीसी मेरे ख्याल में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। अ डिक्रीज इन सेविंग, एमपीएस आपका कम होगा तो एमपीसी आपका जो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। सही है। अच्छा, इसमें वैसे प्रोपेंसिटी टू सेव नहीं बोला हुआ, तो आप इसको जनरली भी देख सकते हो। अगर सेविंग गिरेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। सही है, तो बी आंसर है। 27, which policy is most likely to raise the level of total demand in the economy? Total demand in the economy का मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। An increase in direct taxation, एग्रीगेट डिमांड इससे गिरेगी, ऐसा ही होगा। रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कंट्रोल्स, अगर आप इंपोर्ट कंट्रोल पर रिलैक्सेशन दे दोगे तो इसका मतलब है पहले के मुकाबले में आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। कट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर से आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिर जाएगी, डीवैल्यूएशन ही आंसर होगा, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू एक्सीड करेगा इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर को, जिसकी वजह से आपका जो है वो एग्रीगेट डिमांड पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा। सही है, क्योंकि डीवैल्यूएशन में एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं, इंपोर्ट की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है। 28, the government cuts taxes and increases its spending in order to create job during a recession. सही है, तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम करा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाया है, तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है ड्यूरिंग अ रिसेशन है। रिसेशन के टाइम पे एग्रीगेट डिमांड गिर रही होती है। व्हाट विल बी द रिजल्टिंग what will a resulting budget deficit be least likely to cause a permanent reduction in unemployment? कह रहे हैं permanent reduction in unemployment कब आएगी? When household expect higher inflation rates in the future. Yes. When households spend their extra disposable income on domestic product, इससे मेरी permanent आएगी. When the government extra spending is on new infrastructure, इससे भी मेरी unemployment ज़्यादा से गिरेगी. When the government extra spending is on the salaries of public sector workers, इससे भी मेरी unemployment गिरेगी। पहला ऑप्शन आंसर क्यों है? When household expect higher inflation in the future. आप पागलों की तरह स्पेंडिंग कर रहे हो, आप टैक्सेस को कम कर रहे हो, पर हाउस होल्ड को जो है वो फ्यूचर इतना अच्छा लग ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो आगे जाके बढ़ने वाली हैं, तो इसकी वजह से ये होगा कि हमारी परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं गिरेगी, थोड़े टाइम के लिए शायद गिर जाए पर परमानेंटली नहीं गिरेगी। सही है, परमानेंटली नहीं गिरेगी क्योंकि वापस फिर मसला आ जाएगा इकोनॉमी में। The global money supply narrowly defined rose 11%, money supply 11% से बढ़ी। Broadly defined money supply increased by 8%. As central banks continued their efforts to keep interest rate low, तो मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट रेट को गिरा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है ये। बिल्कुल बिल्कुल रोहिल, सही है, तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। 29 का आंसर होगा डी। Which policy measure would be the most likely to reduce a developing economy's birth rate and its household saving ratio? Which policy would be most likely to reduce a developing country's birth rate and its household saving ratio? ट्यूशन की फीस बढ़ा दोगे तो इससे बर्थ रेट का कोई लेना देना नहीं है। सही है। अ रिलैक्सेशन ऑफ इमिग्रेशन कंट्रोल्स, इससे भी बर्थ रेट का कोई लेना देना नहीं है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बेसिक स्टेट पेंशन, अगर आपके पास जॉब नहीं भी होगी, आप रिटायर हो गए हो, तो आपके पास फिर भी इनकम होगी। सही है, पेंशन का कॉन्सेप्ट यही होता है ना, बुजुर्गों के लिए इनकम। भाई जॉब नहीं है, बेसिक स्टेट पेंशन, तो फिर भी आपको पेंशन मिल है। देखो डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या होता है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में होता ही है, बर्थ रेट ज़्यादा होने की एक वजह ये होती है कि इनको ना नॉर्मली खेती बाड़ी होती है, ये छोटे छोटे हमारे इंटीरियर की साइड पे। सही है, तो इंटीरियर की साइड पे बर्थ रेट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो जो माँ बाप होते हैं ना, वो बोलते हैं भाई हमें बच्चे चाहिए ताकि वो हमारा काम करें। सही है, अब वो क्यों काम करें? क्योंकि उनकी इनकम नहीं होती, उनकी इनकम नहीं होती। सही है, तो वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। अब अगर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ बेसिक स्टेट पेंशन दे दूं, उनके पास कोई काम नहीं भी होगा फिर भी उनके पास इनकम आएगी, तो इसका मतलब ये है ना कि भाई बर्थ रेट अब ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, क्योंकि ऐसा ये लोग अब चाइल्ड लेबर वाला कोई सीन ही नहीं होगा। सही है, तो इससे मेरा बर्थ रेट भी गिर जाएगा और हाउस होल्ड की सेविंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई इनकी मुफ्त में इनके पास इनकम आती जा रही है। तो मेरा आंसर होगा सी, द रिमूवल ऑफ टैरिफ्स। अगेन इसका कोई बर्थ रेट से लेना देना नहीं है। सही है,
तो मेरा आंसर सी होगा।